चलिए आज सेंट्रल बैंक्स की अहमियत को जानते हैं। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में आज अपना एक सेंट्रल बैंक है। हकीकत में सिर्फ 2 ही मुल्क ऐसे हैं जिनकी अपनी करेंसी है लेकिन सेंट्रल बैंक नहीं है। ये है टुवालू, जिसकी आबादी सिर्फ 9,500 लोग हैं, और दूसरी मिसाल है किरिबाती, जिसकी आबादी 1,32,000 लोग हैं। इन दोनों छोटी मिसालों के बावजूद ये आम तौर पर बड़े अहम लेन देन के मामलात ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही के थ्रू करते हैं। सेंट्रल बैंक्स इसलिए हर इकोनॉमी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं क्योंकि ये काम करते हैं। खासकर आज की हाईली इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी में जहां दर्जनों फ्लोटिंग फियाट करेंसीज हैं, सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमिक बेवजह खतरों पर एक चेक और बैलेंस का काम करते हैं। ये क्राइसिस के वक्त इमरजेंसी बैकस्टॉप होते हैं, महंगाई और रोजगार के लिए सेमी ऑटोनमस रेगुलेटर होते हैं, और इसके अलावा ये वो बोरिंग काम भी करते हैं जो एक करेंसी को फंक्शनल रखने के लिए जरूरी है। ये जिम्मेदारियां पिछले कुछ सालों में और मुश्किल हो गई हैं क्योंकि दुनिया ज्यादा इंटीग्रेटेड हो गई है और कर्ज बढ़ गए, और इनइक्वालिटी ने उन टूल्स को कमजोर कर दिया है जो इन बैंक्स के पास काम करने के लिए मौजूद होते हैं। और बात को मुश्किल बनाने के लिए इनकी जिम्मेदारियां अब सवाल के घेरे में हैं। जब से यूएस गवर्नमेंट ने फेडरल रिजर्व्स को खत्म करने का ख्याल उठाया है, इसने ग्लोबल बैंक एग्जीक्यूटिव से लेकर कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट तक सबकी तवज्जो हासिल कर ली है, जो समझते हैं कि पूरा सिस्टम लिजर्ड पीपल चला रहे हैं। फेड दुनिया का सबसे ताकतवर फाइनेंशियल इदारा है और ग्लोबल इकोनॉमी में इसकी जगह को हटाना लगभग नामुमकिन है। चलिए एक तारीख के सफर पे चलते हैं। सेंट्रल बैंक्स कैसे अरूज तक पहुंचे। सेंट्रल बैंक्स को पहले भी अबॉलिश किया गया है, जिसमें यूएसए भी शामिल है, और इनकी असली एफिशिएंसी बार बार सवाल में आती रही है। सेंट्रल बैंक्स का असल काम है इकोनॉमी को टेम करना, और कभी कभी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर भी काम करना पड़ जाता है। अर्ली हिस्ट्री में सेंट्रल बैंक्स का आगाज यूरोपियन बैंकिंग हाउसेस से हुआ, जो सिटीज का कर्ज मैनेज करते थे और कॉइनेज इशू करते थे ताकि ट्रेड आसान हो सके। पहला फॉर्मल बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में वजूद में आया। इससे पहले सेवरेजेस रिस्क बैंक स्वीडन 1688 में वजूद में आया। यही आज भी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स देता है। अर्ली डेज में ये बैंक फॉर बैंक्स एंड गवर्नमेंट का काम करता था और एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड करेंसी मैनेज करता था जिससे ट्रेड स्मूथ हो सके। यूएसए ने भी 1791 में एक अर्ली सेंट्रल बैंक बनाया। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने एक सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट बैंक को चार्टर दिया। इसका काम था कि एक रिलायबल करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करे, मगर 1811 में इसका चार्टर रिन्यू नहीं हो सका और ये बैंक खत्म हो गया। 1816 में दोबारा बना और 1836 में एंड्रयू जैक्सन ने इसे फिर खत्म कर दिया क्योंकि वो समझता था कि बैंक के पास बहुत ज्यादा पावर है। बैंक के बगैर हालात और खराब हो गए। हर रीजनल बैंक अपने खुद के नोट्स इशू करने लगा, जिससे एक बैंक दूसरे का नोट एक्सेप्ट करता ही नहीं था और फोर्जरीज आम हो गई। यही हालात 1907 की बैंकिंग पैनिक की वजह बने, जब जेपी मॉर्गन ने प्राइवेट तौर पर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनकर सिस्टम को बचाया। यही वजह बनी 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम बनने की। शुरू में फेड का असल काम था बैंक रन्स को रोकना और मेंबर बैंक्स को इमरजेंसी लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। आज के सेंट्रल बैंक्स के 2 मेन टूल्स हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट्स, रेट ऑफ बोरोइंग एंड सेविंग। महंगाई ज्यादा हो रही है तो रेट्स को बढ़ाओ, लोग सेव ज्यादा और बोरो कम करेंगे। इकोनॉमी स्लो हो रही है, ग्रोथ चाहिए तो रेट्स को घटा दो, लोग बोरो ज्यादा और खर्च भी ज्यादा करेंगे। दूसरा ऑपरेशन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मार्केट में बॉन्ड्स खरीद के पैसे इंजेक्ट करना, यानी लिक्विडिटी को बढ़ाना। जब बैंक लिटरली नए पैसे छापता है या बनाता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज और कभी कभी इक्विटीज खरीदता है। फेड के लिए इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी का ब्रेक है और क्वांटिटेटिव ईजनिंग इकोनॉमी का एक्सेलरेटर है। फेड का बैलेंस शीट भी थोड़ी सी अजीब है क्योंकि वो पैसे खुद क्रिएट करके एसेट्स खरीद सकता है, प्रॉफिट गवर्नमेंट को दे देता है, लेकिन कोविड के बाद से फेड लॉस में जा रहा है क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट्स पर बॉन्ड खरीदे गए और अब हाई इंटरेस्ट रेट्स पे करने पड़ रहे हैं। चलिए आज के चैलेंजेस जैसे कि डेट, इनइक्वालिटी और पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है बहुत ज्यादा कर्ज। हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट मुख्तलिफ नौयत के कर्ज हैं। इनइक्वालिटी जो एक दूसरा बड़ा मसला बन चुका है और ये काफी बढ़ भी रहा है। जब अमीर लोग ज्यादा पैसे और एसेट्स कंट्रोल करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का असर सिर्फ गरीब कर्जदार तबके पर पड़ता है। कोविड के बाद क्वांटिटेटिव ईजनिंग से ज्यादा पैसे अमीरों के पास गए हैं। एसेट प्राइसेस सच एज शेयर्स, रियल एस्टेट ऊपर चले गए। सीपीआई कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है क्योंकि गरीब की डिमांड कम होती जा रही है।
रियल एस्टेट और कमर्शियल मॉर्गेजेस इंटरेस्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन को और बढ़ाते हैं। साथ ही फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अक्सर एक दूसरे के खिलाफ भी काम कर रही होती है। जैसे कि फेड महंगाई कंट्रोल करने के लिए ब्रेक्स लगा रहा होता है और गवर्नमेंट टैक्स कट्स करके और ज्यादा खर्च करती है और एक्सेलरेटर दबा देती है। ऐसे हालात में लोग सोचते हैं कि शायद फेड की जरूरत ही नहीं है और ट्रेजरी खुद ये काम कर सकती है, लेकिन हिस्ट्री ये दिखाती है कि पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज सेंट्रल बैंक्स हमेशा डिजास्टर की वजह बनते हैं। टर्की की रीसेंट एग्जांपल, जहां इंटरेस्ट रेट्स को आर्टिफिशियली लो रखने की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हुई। कंक्लूजन में सेंट्रल बैंक्स काम करते हैं क्योंकि वो करेंसी को स्टेबल रखते हैं, इमरजेंसी बैकस्टॉप प्रोवाइड करते हैं, मगर आज उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल प्रेशर जो उनकी इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंचा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। फेडरल रिजर्व्स और सेंट्रल बैंक्स के बगैर इकोनॉमी का बैलेंस बहुत मुश्किल होता जा रहा है।